हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। पोएम का नाम है द नाइट मेल, रिटन बाय W.H. ऑर्डन, विंस्टन ह्यूज ऑर्डन, जो कि एक ब्रिटिश अमेरिकन पोइट थे। उनके द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस पोएम है द नाइट मेल। और ये जो पोएम है इंग्लिश लिटरेचर का टेक्स्ट बुक आता है ट्रेजर चेस्ट, जो कि क्लास 9th में आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, क्लास 9th और 10th में। तो उस पोएम का उस बुक का ये पोएम है नाइट मेल ट्रेन, रिटन बाय W.H. ऑर्डन। तो पोएम बेसिकली क्या है ये, उसके साथ साथ इस पोएम के जो राइटर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पोएम का बैकग्राउंड क्या है, पोएम का कहाँ से ये पोएम ली गई है, और पोएम लिखने के पीछे जो मोटिव है या फिर इंटेंशन पोइट का रहा है वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का एक एक लाइन पढ़कर मैं आपको इस पोएम की एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और साथ साथ इस वीडियो में जो थोड़ी सी अलग बात आपको नज़र आएगी वो है कि हम बात करेंगे वोकेबलरी के अलावा जितने भी पोइटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ किए गए हैं, किस तरह का पोएम है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो पर या इस चैनल पर जो बाकी का कंटेंट अपलोडेड है, जिसमें मैंने सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों की जो क्लास 9 से लेकर 12 तक इंग्लिश लिटरेचर की बुक है उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हैं, तो आप उनको जाकर देखिए। और साथ साथ आपका कोई कमेंट या सुझाव है उनके बारे में तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो पहले बात करते हैं पोइट की। ये जो पोएम के पोइट हैं विंस्टन ह्यूज ऑर्डन, ही वॉज बोर्न इन 1907, 21 फरवरी को उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, एंड 29 सितंबर 1973 को उनकी डेथ हो गई थी। तो बेसिकली ही वॉज ब्रिटिश पोइट जो बाद में जाके अमेरिका में सेटल हो गए थे, अमेरिकन सिटीजन बन गए थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप थी, ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों बोला जाता है। तो बेसिकली उनका जन्म जो हुआ था 1907 यॉर्क एक जगह इंग्लैंड में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद कई मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद ये उन्होंने अमेरिका के कई स्कूल्स में पढ़ाया, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, और बहुत ही फेमस, और मैं कहूँगा कि 20th सेंचुरी के बहुत ही रिनॉन्ड और बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं। तो बेसिकली है क्या कि उनके जो कुछ फेमस पोएम्स हैं, हालांकि डिटेल में पूछा नहीं जाता है, फिर भी जो बच्चे खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सम ऑफ हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर फनरल ब्लूज है, जो बेसिकली पॉलिटिकल और सोशल थीम पर बेस्ड है। इसके अलावा द शील्ड ऑफ एशाइल्स है, उसके अलावा द एज ऑफ एंग्जाइटी है। फिलहाल जो पोएम है, जैसा कि मैंने बोला द नाइट मेल है क्या, देखिए बेसिकली पोएम ये नाइट मेल ट्रेन अराउंड 1935 में लिखी गई थी। और लिखी इसलिए गई थी कि उन दिनों जो पोस्टल सिस्टम है, पोस्टल सिस्टम का मतलब है कि उन दिनों लोग एक दूसरे से जो कनेक्ट होते थे, तो कनेक्शन का सबसे इजी और सबसे कन्वीनियंट वे होता था, दे यूज्ड टू राइट लेटर्स टू द पीपल। और उन जो लेटर्स वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते थे, तो ऑब्वियसली ट्रेन के द्वारा उनको कैरी किया जाता था। तो इसमें बेसिकली ट्रेन के जर्नी के बारे में बताया गया है, और वो ट्रेन इंग्लैंड से चलती है और स्कॉटलैंड जाती है, और अपने साथ साथ बहुत सारे लेटर्स हैं, चेक्स हैं, मेल्स हैं, उनको कैरी करती है। और किस तरह लोग जो हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले लोग हैं या बाकी जगह के रहने वाले लोग हैं, किस तरीके से उन लेटर्स का बहुत ईगरली वेट करते हैं, बिकॉज दे वांट टू रिमेन कनेक्टेड एंड दे वांट दैट द पीपल शुड रिमेंबर देम। तो बेसिकली तो है क्या। और दूसरा क्या था कि 1936 में जब ये पोएम लिखी गई थी, और उसी साल एक फिल्म बनी थी इसी टाइटल पर, द नाइट मेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम the desire to produce a film that would serve as a public face of modern trustworthy postal system, in addition to boasting the low morale of the postal workers at that time। उन दिनों जो पोस्टल डिपार्टमेंट में करने वाले लोग थे वो बहुत ही साइकोलॉजिकली मेंटली बड़ा लो फील करते थे। तो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कि भाई ये भी एक अच्छा, बहुत ही ट्रस्टवर्दी प्रोफेशन है, कि बहुत जिम्मेदारी भरा काम है। तो एक फिल्म उन जमाने में बनी थी, और वो फिल्म बेसिकली बनाई थी एक जैसे हमारे यहाँ जो रेलवे जो डिफरेंट
जोन्स ऑपरेट करते हैं, जैसे हमारे नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, तो डिफरेंट जोन जो ट्रेन्स को ऑपरेट करते हैं उनके द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी, बेसिकली डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। तो उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ये जो पोएम है बेसिकली एक रनिंग कमेंट्री के रूप में यूज़ की गई थी। तो इसको रिकॉर्ड भी इन्होंने किया था, हालांकि इसको जो उसका म्यूज़िक है वो किसी और व्यक्ति ने दिया था। तो उस बेसिस पर ये जो मेल सिस्टम को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने के लिए ये उस टाइम पर पोएम लिखी गई थी। तो जैसा कि मैंने बोला, द नाइट मेल ट्रेन 1936 में लिखी गई थी। इट्स अ पोएम रिटन बाय W.H. Auden. It was written in 1935 as a verse commentary for the final minutes of a documentary film with the same title. 1936 में इसी टाइटल नाइट मेल के नाम से एक फिल्म आई थी, बेसिकली डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। तो उस फिल्म के एंड में ये जो नाइट मेल पोएम अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, वर्स फॉर्म में, रनिंग कमेंट्री के फॉर्म में उस पोएम में ये दी गई थी। और वो फिल्म प्रोड्यूस किसने किया था? द फिल्म वॉज प्रोड्यूस बाय द GPO, यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस फिल्म यूनिट थी, जिसमें उस टाइम पर जो इस पोएम के पोइट एंड W.H. Auden उस टाइम पर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में वहाँ काम कर रहे थे। अब बेसिकली पोएम जो हम पढ़ना शुरू करेंगे और जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप देखेंगे कि पोएम का जो पैटर्न है, यानी कि पोएम का जो रिदम है, पोएम जिस फॉर्मेट में, जिस तरह से राइमिंग लाइंस इसमें नज़र आती हैं, जिस तरह से पोएम जब शुरू होती है तो उसका रिदम क्या होता है, फिर बीच में रिदम इसका थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, फिर उसके बाद रिदम स्लो हो जाता है। ठीक वैसे ही जब कोई ट्रेन जब चलना शुरू करती है और उसके बाद जब वो स्पीड पकड़ती है, उसके बाद जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर आकर धीरे से स्लो हो जाती है, तो उन सबको सिंक्रोनाइज करने के लिए पोएम को बड़ा ही रिदमिक और बहुत ही तरीके से इस पोएम को लिखा गया है। और ख़ास बात यह है कि जब ये पोएम रिकॉर्ड की गई थी उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए, द पोइट paced it to match the rhythm of the train wheels with a stopwatch in order to fit it exactly to the shot. तो इस पर्टिकुलर पोएम को फिल्म जिस तरह से चल रही है, और फिल्म में दिखाया गया है कि नाइट मेल ट्रेन को दिखाया गया, तो उसकी स्पीड को मैच करने के लिए इस पोएम का जो रिदम है उसको, चूंकि जब ये रिकॉर्ड किया गया था तो ऐसा कहा गया है कि पोइट ने अपने हाथ में एक स्टॉप वॉच लेकर उसके ट्रेन के जो व्हील्स चलने की गति को, रिदम है, उसको मैच करने के लिए, ताकि वो शॉट में एग्जैक्टली फिट आ जाए, वो सीन, वो पोएम फिट आ जाए उतने समय में, तो स्टॉप वॉच लेकर इसको रिकॉर्ड किया था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि लाइक आई सेड कि फिल्म में एक नाइट ट्रेन है जो कि बहुत सारे जो मेल्स हैं, चिट्ठियां हैं और उसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वो ट्रेन जिस के द्वारा ऑपरेट की जाती है उसका नाम है LMS। तो L का मतलब यहाँ पर लंदन है, M का मतलब मिडलैंड है, इसका मतलब स्कॉटिश रेलवे जो इस ट्रेन को ऑपरेट करता था। चलती कहाँ से? लंदन से चलती है और जा कहाँ रही है? स्कॉटलैंड की तरफ जा रही है। तो लंदन और स्कॉटलैंड के बीच में बॉर्डर है, उसको बॉर्डर को क्रॉस करती हुई जिसका फाइनल डेस्टिनेशन है, उस फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती है। तो ये तो रहा पोएम के बारे में और पोएट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए पोएम थोड़ा सा शुरू करते हैं। पोएम का टाइटल है द नाइट मेल। अब देखिए पोएम 1936 में पब्लिश की थी और इसमें खास बात यह है कि देखो नाइट जो ट्रेन है और ट्रेन के जो कोचेज हैं जिनमें वो चिट्ठियाँ, वो लेटर्स और वो सब डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो जिनको कैरी कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, इन सभी चीज़ों को पर्सोनिफाई किया गया है। दैट मीन्स दे हैव गॉट सम काइंड ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़। तो मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ लाइन बाय लाइन, इसका एक्सप्लेनेशन में आपको मैं साथ साथ देता चलूँगा। This is the night mail train crossing the border, bringing the check and postal order. अब देखिए दो लाइनों को देखिए, ये बेसिकली दोनों लाइन आपस में राइम कर रही हैं। तो दिस पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ राइमिंग कपलेट। लेटर्स फॉर द रिच एंड लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर। अब ये जो बेसिकली नाइट मेल ट्रेन है, नाइट मेल ट्रेन स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम लंदन से ट्रेन रिलीज होती है एंड इट्स अ नाइट ट्रेन। नाइट मेल यानी कि पूरी ये ट्रेन है, इसकी जो पूरी यात्रा है, पूरी यात्रा रात में ये अपनी पूरी जर्नी को कवर करती है पूरे, और सुबह होते होते ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। एंड ड्यूरिंग इट्स जर्नी इट एक्चुअली क्रॉसेस द बॉर्डर। जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करती है और अपने साथ क्या लेकर जा रही है? इट इज ब्रिंगिंग द चेक एंड पोस्टल ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर है, उसके अलावा उसमें चेक्स हैं, लेटर्स फॉर द रिच एंड लेटर्स फॉर द पुअर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जो ट्रेन है वो लेटर्स सभी के लिए ले जा रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द पीपल आर रिच एंड वेदर द पीपल आर पुअर। इट इज एक्चुअली कैरिंग द लेटर्स फॉर each and everyone, whether they are rich and whether they are poor, whether they belong to any class of the society, whether they belong to any group of the people, rich or extremely poor people, no matter what their financial condition is, the train is actually carrying the letters for each and everyone.
द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, यानी कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो कि शॉपकीपर हो सकता है, या फिर किसी कॉमन लड़की के लिए, एक ऑर्डिनरी लड़की के लिए भी वो लेटर लेके जा रही है. दैट मीन्स द ट्रेन, मेल ट्रेन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द पीपल, सभी के लिए वो लेटर लेके जा रही है. पुलिंग अ बी टॉक एंड स्टडी क्लाइम द ग्रेडियंट अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम. देखिए जब ट्रेन अपनी चलनी शुरू होती है तो पुलिंग अप का मतलब, बी टॉक जो एक जगह का नाम है, तो जिस थोड़ा सा जो आपने देखा होगा कि जब हम थोड़ा सा चढ़ाई की तरफ चलते हैं तो इंजन को थोड़ा सा बाकी डब्बों को पुल करना पड़ता है. एंड स्टेडी क्लाइम, जो रास्ता है थोड़ा सा मुश्किल सा रास्ता है और ये ऊंचाई की तरफ ट्रेन बढ़ रही है. द ग्रेडियंट अगेंस्ट हर, और ग्रेडियंट दो चीज़ें होती है. ग्रेडियंट का मतलब या तो जैसे जब आप पहाड़ की तरफ चल रहे हैं तो ट्रेन थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही है, या फिर वो ट्रेन नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि जो रास्ता है वो तो या तो ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर वो नीचे की तरफ जा रहा है. तो उसको ट्रेन को क्या करना पड़ता है, अपने आप को पुल करना पड़ता है. तो इन सब के बावजूद भी बट शी इज़ ऑन टाइम, शी का मतलब ट्रेन को यहाँ पर रेफर किया गया है. और जैसा कि मैंने बोला कि इस पूरी पोएम में ट्रेन और कोचेस को पर्सोनिफाई किया गया है, तो शी इज़ एक्चुअली एक प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया गया, उस नाइट मेल ट्रेन के लिए यूज़ किया गया. कि कह रहे कि इन सब बातों के बावजूद भी कि उस ट्रेन को कई बार अपने आप को पुल अप करना पड़ता है, कई बार जब ढलान पर होती है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है, इन सब के बावजूद भी तो ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम. अब देखिए जब ट्रेन चल रही है तो रास्ते में क्या क्या चीज़ें उसको दिखाई पड़ती हैं, यानी कि कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से दृश्य हैं, कौन किस तरीके के लैंडस्केप हैं, सभी उस ट्रेन के रास्ते में आते हैं. तो उसका लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन पोइट ने यहाँ पर दिया हुआ. पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर, शोवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर. तो ये जब ट्रेन चल रही है तो ये कॉटन ग्रास का मतलब कॉटन के बहुत बड़े बड़े मैदान हैं, घास के बहुत बड़े बड़े मैदान है एक तरफ तो, या फिर दूसरी तरफ मूरलैंड कहते हैं बंजर जमीन जो इनफर्टाइल लैंड होती है, और बोल्डर होते हैं वो जमीन जिस पर बड़े बड़े पत्थर या कह सकते हैं कि चट्टान के टुकड़े या फिर वो मिट्टी के भी बड़े बड़े टुकड़े हो सकते हैं, ऐसी जगह को भी वो क्रॉस करती है. तो कभी कभी रास्ते में कॉटन के ग्रास के फील्ड बहुत बड़े बड़े पड़ते हैं, या फिर पूरी बंजर जमीन है जिसमें सिर्फ मिट्टी और पत्थर के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं है. एंड शोवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, और अपने जब उसको ट्रेन को हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो चूंकि एक स्टीम इंजन के द्वारा पुल अप की जा रही है, तो स्टीम इंजन से जब वो स्टीम निकलती है तो ऐसा लगता है कि वो जो धुआं है उसको शोवल करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है. तो आपने देखा होगा, हालांकि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का ज़माना है और अब तो बुलेट ट्रेन भी चलने लग गई है कई देशों में. स्पीड कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो गई है. पहले थोड़ा सा मूवमेंट स्लो होता था क्योंकि जो बेसिकली ट्रेन्स थी वो स्टीम इंजन के द्वारा पुल अप की जाती थी. स्नोर्टिंग नॉइजली एज शी पासेस साइलेंट माइल्स ऑफ द विंड बैंड ग्रासेस. स्नोर्ट का मतलब होता है खुर्राटे भरना. आपने देखा होगा बहुत, जो खुर्राटे भरने का जो चीज़ होता है तो काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है. जब आप नाक से सांस लेते हैं सोते समय तो उसको खुर्राटे भरते हैं. तो जब ट्रेन चल रही है, वो निकल रही है, उस इंजन का इतना शोर है दैट इट इज़ कंपेयर्ड विद एज इफ समबडी स्नोर्टिंग वेरी लाउडली. बहुत नॉइजली कोई खर्राटे भर रहा है, इस तरीके के इंजन का आवाज़ होता है. एंड साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंड ग्रासेस, और कई मील तक तो ऐसा आसपास का लैंडस्केप होता है, ऐसा लगता है कि आसपास कोई ह्यूमन पॉपुलेशन है ही नहीं, कोई आसपास मीलों दूर तक कोई ह्यूमन बस्ती नहीं है, कोई रहता ही नहीं है, और सिर्फ घास के मैदान है. और घास के मैदान भी कैसे है, वो हवा के दबाव से, हवा के झोंके से जो उन मैदानों पर पाई जाने वाली घास है वो एक तरफ की तरफ झुक गई है. नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं. अब जब ट्रेन चल रही है, द बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, स्टेयर फ्रॉम द बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस. अब जब वो ट्रेन रास्ते से गुजर रही है तो आसपास पेड़ वगैरह जो पड़ते हैं उनमें रहने वाली जो बर्ड्स हैं, जब उनकी तरफ वो देखती है, दे लुक एट द ट्रेन विच इज एक्चुअली पासिंग on to the track, and they are very amazed to see this train when it is moving from one place to other, and they stare from the bushes. और वो झाड़ियों में बैठकर ट्रेन को देखती हैं. किसको देखती हैं? एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस. और जो कोचेस है, यानी कि इंजन के पीछे जो कोचेस लगे हैं जिनमें बाकी के जो चिट्ठियाँ और ये सब रखा हुआ है, दे अपीयर टू बी एक्सप्रेशनलेस या एमलेस. लगता है कि वो एमलेस क्यों है? क्योंकि वो ब्लाइंडली किसको फॉलो कर रहे हैं? इंजन के पीछे डब्बे लगे हुए हैं, उनका खुद का तो कोई एम है नहीं, यानी कि जिधर इंजन जा रहा है वो भी उधर जा रहे हैं. सो दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन वेदर दे आर हैप्पी और दे आर सैड, एंड दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एम इन देयर माइंड. दे आर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग द ट्रेन इंजन. तो बर्ड्स ने रास्ते में उनको देखती हैं बड़े आश्चर्यजनक ढंग से कि भाई एक ट्रेन वहाँ से गुजर रही है.
नेक्स्ट है शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, दे स्लम्बर ऑन देयर पॉज अक्रॉस। शीप डॉग देखिए कुछ नहीं होते बेसिकली, ये एक तरीके के ट्रेंड डॉग्स होते हैं जिनका काम होता है, जो शीप यानी कि भेड़ों का ग्रुप है, यानी भेड़ बकरियों का ग्रुप है, उनको गार्ड करने का, उनकी सुरक्षा करने का, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डॉग्स को ट्रेन किया जाता है। तो जब ट्रेन अपने ट्रैक से गुजर रही है तो शीप डॉग्स दे स्टार्ट चेजिंग दिस ट्रेन बिकॉज दे एक्चुअली वांट टू चेंज द ट्रैक ऑफ द ट्रेन। वो चाहते हैं कि ट्रेन अपना रूट बदल ले, लेकिन ट्रेन तो ऐसा नहीं करती। ट्रेन तो जिस अपने रास्ते पर जा रही है उसी रास्ते पर अपनी चलती चली जाती है। द डॉग्स डू नॉट हैव एनी ऑप्शन बट टू रन बिहाइंड द ट्रेन विच इज गोइंग फ्रॉम इंग्लैंड टू ग्लासगो। तो डॉग्स भी क्या करते हैं, वो बेचारे कुछ कर तो सकते नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एबिलिटी टू चेंज द ट्रैक और द रूट ऑफ द ट्रेन। सो व्हाट दे डू, दे स्लम्बर ऑन देयर पॉज अक्रॉस। पॉज होते हैं जंगली जानवर जो होते हैं, खासकर कार्निवोरस एनिमल्स, उनके जो वेलवेट यानी कि पंजे जो होते हैं उनको पॉज बोलते हैं। तो वो भी बेचारे क्या करें, स्लम्बर का मतलब गहरी नींद में सो रहे हैं। तो वो भी पता है कि हम कुछ तो कर तो सकते नहीं भाई इस ट्रेन का, तो वो भी आराम से अपने पैरों के ऊपर पैर रख के आराम से गहरी नींद में सो रहे हैं। In the farm she passes, no one wakes, but a jug in the bedroom gently shakes. ये देखो दो कंट्रास्टिंग बातें कहेंगी। तो एक फार्म लैंड से ट्रेन होकर गुजरती है। शी किसके लिए यूज किया गया, लाइक आई सेड इन दिस पोएम द ट्रेन एंड द कोचेस हैव बीन पर्सोनिफाइड। तो यहाँ पर शी यूज किया गया ट्रेन के लिए। तो ट्रेन एक फार्म से होकर गुजरती, खुले मैदान से होकर गुजरती, तो वहाँ जो रह रहे हैं लोग, अब चूंकि रात का समय है, एवरीवन इज स्लीपिंग, तो जब ट्रेन के इंजन की इतनी जोर से आवाज होती है, जैसा कि आपने देखा होगा, हालांकि स्टीम इंजन तो अब लगभग चलने बंद हो गए हैं, तो जब स्टीम इंजन निकल रहा है रात के टाइम, उसका शोर भी इतना होता है, लेकिन उसको शोर की आवाज सुनकर कोई भी जगता नहीं है। तो पोइट कहीं शायद ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है दैट द पीपल हैव बिकम वेरी हैबिचुअल towards the noise that is produced by the steam engine which is carrying the number of coaches, and the coaches are actually filled with the letters and checks and mails and invitation and so many other things. तो इसमें कंट्रास्ट क्या दिखाया गया कि जब वो ट्रेन निकलती है वहाँ से, तो कोई जैसे कोई अपने बेडरूम में सो रहा है, उसके पास कोई साइड टेबल रखी है, उसके ऊपर एक जग रखा है, तो जब ट्रेन वहाँ से निकलती है तो वो जग थोड़ा बहुत शेक करता है, थोड़ा बहुत हिलता है, अदरवाइज लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो पोइट यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है दैट पीपल हैव एक्चुअली बिकम हैबिचुअल ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द नाइट। तो वो मतलब नींद से जागते भी नहीं है। Dawn freshens and the climb is done. अब देखिए dawn का मतलब होता है सुबह का टाइम, जब वो सूरज लगभग निकलता है, सूरज की पहली किरण जो निकलती है, तो dawn हल्की सी रोशनी जब होती है, dawn freshens यानी कि ट्रेन हैज कंप्लीटेड इट्स ओवरनाइट जर्नी, रात की यात्रा उसने अपनी पूरी कर ली है। द क्लाइम इज डन, ट्रेन की जो क्लाइम थी यानी कि जो चढ़ाई थी। स्कॉटलैंड वैसे भी के लिए एक एरिया, ऐसा देश है जो विच इज़ फेमस फॉर इट्स माउंटेन, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, बहुत खूबसूरत देश है वैसे भी। तो कह रहा है कि नाइट द जर्नी ऑफ द ट्रेन इज ऑलमोस्ट ओवर, डाउन टुवर्ड्स ग्लासगो शी डिसेंड्स। अब वो कहाँ जा रही है, जो उसकी चढ़ाई थी वो तो खत्म हो गई है, अब वो नीचे की तरफ, ग्लासगो शहर की तरफ ट्रेन धीरे धीरे बढ़ रही है। डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना, और ग्लासगो स्कॉटलैंड में एक बहुत ही फेमस जगह है। Towards the steam tug yelping down the glade of cranes, towards the field of apparatus and furnaces, set on the dark plain like the gigantic chessman, all Scotland waits for her. अब क्या है, तो जैसा कि मैंने बोला, स्कॉटलैंड इज अ कंट्री ऑफ माउंटेन्स एंड ग्लेड कुछ नहीं होता है। तो ग्लेड एक तरीके का एक ओपन एरिया, खुला सा काफ़ी एरिया, बहुत एक्सटेंडेड एरिया होता है। तो क्रेन जैसे सारस नाम का एक पक्षी होता है, तो जब ट्रेन वहाँ से निकल रही है, स्टीम इंजन वहाँ से निकल रहा है, और तो आसपास का जो फील्ड है वो क्रेन्स के जो नामक पक्षी वहाँ पर, तो पूरे खुले मैदानों में क्रेन पक्षी हैं। और स्कॉटलैंड जो एरिया है, ग्लासगो एरिया, इट्स ए हाईली इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो उसके बारे में पोइट ने 3 या 4 लाइन में बताया है। टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि बहुत कई बड़ी बड़ी तरीके की मशीनें हैं वहाँ पर, फर्नेसेस हैं। सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक जाइजेंटिक चेसमैन, वो इतनी बड़े बड़े ऑपरेटर्स, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, जैसा लगता है कि बहुत बड़ा। जाइजेंटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज। चेसमैन जो जैसे शतरंज की जो गोटियाँ होती हैं, तो दूर से देखने में लगती हैं, तो उस तरह का लगता है कि पूरे प्लेन में आसपास चारों तरफ का जो सीन है वो ऐसा लगता है कि चारों तरफ मशीनें, ऑपरेटर्स, फर्नेसेस वगैरह से भरा पड़ा है पूरा। ये जो लाइन है, सेट ऑन द डार्क लाइक जाइजेंटिक चेसमैन, तो ये जो फर्नेसेस और ऑपरेटर्स और मशीन्स की तुलना की गई है, दे आर एक्चुअली कंपेयर्ड विद एक्सट्रीमली ह्यूज इन साइज। चेसमैन के द्वारा इनका कंपेरिजन किया गया है। तो यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस है वो सिमिली है।
लास्ट लाइन में पोइट बोलता है ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर, ऐसा लगता है पूरा स्कॉटलैंड के जितने निवासी हैं, दे वर ऑल वेटिंग फॉर दिस ट्रेन टू अराइव एंड फाइनली द ट्रेन हैज अराइव्ड एंड द पीपल आर वेरी रिलैक्स एंड दे आर वेरी हैप्पी। क्यों है, आगे हम पढ़ते हैं ऐसा क्यों है। इन द डार्क लेन्स बिसाइड द पेल ग्रीन सी लॉक्स, ये LOCHS, इसको पढ़ते लॉक, और लॉक का इंग्लिश में मतलब होता है लेक। मैन लॉन्ग फॉर न्यूज़, तो जो और ग्लेन जैसे मैंने बताया कि स्कॉटलैंड एक माउंटेन एरिया है, तो माउंटेन एरिया में जो ग्लेन पर्टिकुलर टर्म है वो स्कॉटलैंड में पाई जाने वाली जो सकरी घाटियां हैं यानी नैरो वैलीज हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो सकरी घाटियों में वहाँ पर जो है, इसके अलावा जो लेक्स हैं यानी कि जो झील वगैरह हैं, उसके आसपास जो भी लोग रहने वाले, वहाँ का जो भी पॉपुलेशन है, वहाँ के जो भी वहाँ जेंट्री है, everyone is actually waiting for the news. That means whether the people are living in any part of the Scotland, they are very much excited and they are very much eager because they have been waiting for this night mail train to arrive, and finally the train has arrived and the people are extremely happy and satisfied because they were waiting for these mails to come. अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस पोएम का थीम, अभी जो हमने जितना पार्ट पढ़ लिया है तो उससे पार्ट से एक समझ में आता है इस पोएम का पूरा एक तो थीम है। तो थीम है क्या बेसिकली कि इट highlights the importance of connectivity among the people. Nowadays, after the invention of smartphone and mobile phone and internet, people are actually connected with each other in this world. Within a fraction of second, you can send text messages, you can share videos, you can make an audio call, you can make a video call, you can do a Zoom meeting with somebody if in case you want to talk to somebody. But during 1937 या जो उस टाइम का है, यानी कि अब से 80-90 years पहले, connectivity was not very easy. So the only way of the easiest and the cheapest way of communication for the people was to write letters to others. अब जितना ईगरली वो लोग लिखते थे लेटर दूसरों के लिए, उतना ईगरली दूसरे लोग लेटर्स का वेट भी करते थे। तो जब हम लोग छोटे थे तो वो समय था कि भाई टेलीफोन तो घर घर में किसी के पास होते नहीं थे, मोहल्ले में 1 या 2 घरों के पास लैंडलाइन फ़ोन होता था, तो सब लोग तो फ़ोन उससे कर नहीं सकते। पीसीओ का कॉन्सेप्ट भारत में बहुत लेट आया है, हालांकि उसके बाद फिर मोबाइल फ़ोन्स आए, इसके बाद स्मार्टफोन आया, तो पीसीओ तो लगभग अब ख़त्म हो गए। तो उन दिनों क्या होता था कि हमें किसी को इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो हम लेटर्स लिखते थे, वो लेटर 4-5 दिन में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता था, फिर लोग उसको पढ़ते थे, फिर उसका रिप्लाई करते थे, तो 5-6 दिन में वो फिर रिप्लाई आता था, तो कम से कम 15-20 दिन लग जाते थे किसी बात को किसी तक कोई मैसेज पहुँचाने में। तो और लोग पेपरली उसको बहुत वैल्यू भी करते थे और बहुत ईगरली उन सब चीज़ों का वेट भी करते थे। अब जो नेक्स्ट जो हम लाइंस पढ़ने वाले हैं, इसमें 2-3 बातें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा कि बेसिकली है क्या इस पोएम में, इस पार्ट में पोइट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। नाउ द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट द ट्रेन एक्चुअली कैरिंग, किस तरीके के लेटर्स हैं और लेटर्स के अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन सब के बारे में पोइट बात करता है। साथ साथ इनमें पोइटिक डिवाइसेस कुछ यूज़ की गए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें देखिए लेटर्स ऑफ थैंक्स, किसी ने किसी को थैंक यू बोलने के लिए लेटर लिखा है। लेटर्स फ्रॉम द बैंक, बैंक के इंपॉर्टेंट लेटर्स हो सकते हैं, चेक भी हो सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ भी इंपॉर्टेंट पेपर हो सकता है बैंक का। लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम गर्ल एंड द बॉय, और कुछ के लड़की हैं या कोई सामान्य लड़के हैं लड़कियां, उन्होंने अपनी जैसे एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं, तो शायद इस तरीके के लेटर्स भी हैं। रिसीटेड बिल्स हैं, उसमें रसीदें हैं, उसमें बिल्स हैं। इनविटेशन है, वो इनविटेशन कुछ भी हो सकता है, किसी का मैरिज का इनविटेशन या किसी फंक्शन का इनविटेशन भी हो सकते हैं। टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक और विजिट रिलेशंस, तो उसमें इस तरह के इनविटेशन हो सकते हैं कि भाई आप आइए और हमारे यहाँ ऑफिस में विजिट कीजिए, स्टॉक को वेरीफाई कीजिए, या आप हमसे मिलने आइए, या हम आपके यहाँ मिलने आना चाहते हैं। तो इस तरह से पहले लोग लेटर्स लिख के इन्फॉर्म करते थे। द एप्लीकेशन फॉर सिचुएशन, जैसे पुराने समय में जब जॉब्स निकलती थी, नौकरियाँ निकलती थी, तो उनके लिए एप्लीकेशन लोग अप्लाई करते थे, तो वो भी लेटर्स के माध्यम से करते थे, और वो ट्रेन ही लेकर जाती थी। जो लॉन्ग डिस्टेंस अगर डेस्टिनेशन होता था, लोकल डिस्टेंस में तो गाड़ियों से भी जाया जा सकता है। द टिमिड लवर्स डेक्लेरेशन, ऐसे कुछ कॉवर्ड लवर्स हैं जो जिनको बोलते हैं, जैसे साइलेंट लवर्स हैं, किसी ने अपनी प्रेम या प्रेमिका को लेटर लिखा है, उसमें कन्फेस किया है, जो भी अपने मन की बात है वो उसमें लिख रहे हैं, सामने तो कह नहीं सकते भाई। द गॉसिप एंड गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस, और उसके अलावा वो सामान्य बातें, लोग सिर्फ कई बार लेटर्स में कुछ ऐसी ही अपने मन की बातें लिखते हैं, इसमें कोई बहुत सीरियस बात नहीं होती, गॉसिप टाइप की होती है, उस तरह के लेटर्स भी हैं।
न्यूज सर्कमस्टेंशियल एंड न्यूज फाइनेंशियल, कुछ उसके अलावा न्यूज है, न्यूज वो कैजुअल न्यूज भी हो सकती है, कोई इंसिडेंटल न्यूज भी हो सकती है, न्यूज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कोई इंपॉर्टेंट न्यूज भी हो सकती है। इसके अलावा लेटर्स विद हॉलीडे स्नैप्स टू इनलार्ज इन, हो सकता है कुछ में कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिसमें कोई अपने हॉलीडे पर गया था, उसने कुछ अपने फोटो खींचे थे, तो वो फोटो अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर रहा है, लेटर्स एनवल में रखकर वो लेटर्स को भेज रहा है। लेटर्स विद फेसेस स्क्रॉल्ड इन मार्जिन, इसके अलावा लेटर्स और भी तरीके के लेटर्स हैं जिसमें सामान्य तरीके का कोई फोटो भी रखा हो सकता है। लेटर्स फ्रॉम अंकल्स, कजिन्स एंड आंट, बहुत सारे जो रिलेशंस होते हैं वो एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, इसमें अंकल्स हैं या कजिन हैं आपस में लेटर लिख रहे हैं, कोई अंकल किसी आंटी को लेटर लिख रहे हैं। लेटर्स फ्रॉम स्कॉटलैंड, फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस, यानी कि साउथ फ्रांस में रहने वाले लोग अपने किसी रिलेटिव को या किसी जानने वाले को जो कि स्कॉटलैंड में रहता है उनको लेटर्स लिख रहे हैं। अब देखिए ये जितनी लाइनें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, ये जो कि ये यहाँ से लेटर्स विद हॉलीडे, लेटर विद फेसेस, लेटर, ये 5 लाइनों में लेटर वर्ड रिपीट हो रहा है। तो ये एक तरीके का पोएटिक डिवाइसेस को बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा इज द रिपीटिशन ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड और अ पर्टिकुलर लाइन और पर्टिकुलर फ्रेज इन द बिगिनिंग ऑफ स्टेंजा, किसी स्टेंजा के लाइन की बिगनिंग में कोई एक लेटर रिपीट होता है, कोई फ्रेज या कोई पूरा सेंटेंस ही रिपीट होता है, तो उसको एनाफोरा बोलते हैं। तो एनाफोरा का बेसिकली यूज पोइट ने यहाँ पर किया है जस्ट टू एम्फसाइज ऑन द टाइप्स ऑफ लेटर दैट द ट्रेन इज कैरिंग। It does not carry the normal letters only, it carries different kind of letters, it carries applications, it carries love letters also, it carries the letters which only have gossips, it carries some important news also related to finance and some kind of accidents or incident that happened. It also includes the letters which include the photographs which were taken by the people and they want to share it with their relatives. It also includes the letters which are written by the people like uncles and aunties and cousins. It also includes the people letters that are written by somebody who's living somewhere in France and he has a relative in Scotland and he's writing a letter to his relative in Scotland. Then the letters of condolence to highlands and lowlands. A letter of condolence basically are those letters which are written to inform somebody about somebody's death. या किसी की डेथ हो गई है तो आप शोक संदेश भेजते हैं, तो उस तरह के लेटर भी। हाईलैंड जो स्कॉटलैंड में पाए जाने वाले माउंटेन उनको बोलते हैं। लोलैंड यानी कि जो थोड़ा सा नीचे एरिया है, हाईलैंड मतलब जो हाई एरिया है, यानी कि हाईलैंड और लोलैंड स्कॉटलैंड में जो माउंटेन एरिया और जो प्लेन एरिया, उसके लिए ये वर्ड्स यूज किए गए। इसके अलावा और है क्या, नोट्स फ्रॉम ओवरसीज टू हीब्राइड्स। अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हीब्राइड वर्ड है, बेसिकली हीब्राइड एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसमें करीब 500 आइलैंड्स का ये ग्रुप है। और है कहाँ पर, बेसिकली ये है जो स्कॉटलैंड का वेस्ट कोस्ट है, तो वेस्ट कोस्ट का ये एक तरीके का ये उस पार्ट का एक एक्सटेंशन है। तो हीब्राइड इज अ प्लेस विच इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 500 आइलैंड्स दैट एक्सटेंड इन एन आर्क, एक आर्क रूप में बनाते हैं। और यह कहाँ पर, जो स्कॉटलैंड का वेस्ट कोस्ट है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। तो उसका नाम, इस जगह का क्या नाम है, हीब्राइड। तो बाहर के देशों से नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट आए हैं, वो किन के लिए, जो हीब्राइड जो आइलैंड में रहने वाले लोग हैं उनके लिए। अब इसके अलावा ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स हो गए। अब उसके अलावा जो पोइट आगे जो बताने की कोशिश कर रहा है वो है क्या कि जो लेटर्स हैं वो अलग अलग कलर से लिखे हुए हैं। कुछ हैंड रिटन लेटर हैं, कुछ टाइप्ड लेटर हैं। अब कुछ लेटर्स में जिनमें अलग अलग तरीके के इमोशंस यूज़ किए गए, अलग अलग तरीके के पेपर्स पर यूज़ किए गए, अलग अलग तरह के कलर की इंक यूज़ की गई है। तो वही चीज़ें पोइट अपनी कुछ आगे की लाइन्स में बताने की कोशिश कर रहा है। एंड ही से रिटन ऑन पेपर विद एवरी ह्यू, ह्यू का मतलब होता है कलर, यानी कि कुछ लेटर हैं जो हाथ से लिखे गए, अलग अलग इंक, अलग अलग कलर से लिखे गए। द पिंक, द वायलेट एंड वाइट एंड ब्लू, वो जो पिंक, वो कलर कैसा हो सकता है, कुछ पिंक कलर में है, कुछ वायलेट कलर में, कुछ वाइट में है, कुछ ब्लू कलर में। द चैटी एंड कैटी, द बोरिंग एंड अडॉर्निंग, और किस तरीके के डिफरेंट इमोशंस को वो लेटर कैरी करते हैं। कुछ चैटी मतलब उसमें सिर्फ मन की बातें लिखी हैं, कोई मतलब इलॉजिकल बातें होती हैं कई बार। द कैटी का मतलब कुछ क्रिटिकल, यानी कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं। बोरिंग का मतलब कुछ लेटर बड़ा बोरिंग भी हो सकते हैं। कुछ एडॉर्निंग का मतलब बहुत एडमायरिंग, किसी की प्रशंसा में वो लेटर लिखेंगे। द कोल्ड एंड ऑफिशियल एंड हर्ट्स आउट पोरिंग, किसी ने अपने जो कहते हैं ना मन की बिल्कुल पूरी बात किसी के लिए लिखी गई, पूरे एक्सप्रेशन के साथ लेटर लिखा है किसी को कुछ बताने के लिए।
कुछ क्लेवर है, कुछ स्टूपिड है, कुछ शॉर्ट एंड कुछ लॉन्ग है, द टाइप्ड एंड प्रिंटेड एंड स्पेल्ड ऑल रॉन्ग। कुछ लेटर बड़े क्लेवर कुछ लैंग्वेज में लिखे गए हैं, कुछ मूर्खतापूर्ण बातें लिखी गई, कुछ लेटर छोटे शॉर्ट हैं, कुछ लेटर बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ लेटर टाइप किए हुए हैं, कुछ हाथ से लिखे गए, कुछ प्रिंटेड हैं, और कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनके स्पेलिंग भी गलत, कई बार गलत स्पेलिंग में लिखेंगे। सो ओवरऑल द पोइट ट्राइज टू कन्वे द मैसेज हियर। द लेटर्स are written in different kind of with different kind of emotion. They are written on in different styles also. Some letters are typed, some letters are printed, some letters are handwritten, and they are used in different kind of ink also, some pink, white, violet and blue, and they have different kind of expressions and emotions. And some letters are very clever, they are written in very clever language. Some letters are stupid, some letters are very short, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। अब आगे जब ट्रेन बढ़ रही है, जहां पर ये डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच गई है ट्रेन, अब ये क्या कह रहा है? Thousands are still asleep, dreaming of terrifying monsters or a friendly tree beside the band of Cranston or Crawford. अब जब ये जहां पर अपनी ट्रेन डेस्टिनेशन पर पहुंच गई है, वहां पर थाउजेंड्स आर स्टिल अस्लीप, हजारों लोग अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि देखो सुबह का टाइम है, ट्रेन थोड़ा सा सुबह जल्दी पहुंच गई है। ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर, वो किस तरह के सपने देख रहे हैं? वो सपने देख रहे हैं कि सपने में देख रहे हैं कि कोई बहुत ही टेरिफाइंग को, बहुत ही डरावना मॉन्स्टर, दैत्याकार कोई भूत टाइप की चीज़ या कोई राक्षस को देख रहे हैं, या फिर कुछ इस तरीके का सपना देख रहे हैं कि भाई क्रेंस्टन या क्रॉफर्ड में रहने वाले लोग हैं कि भाई एक बढ़िया अच्छी कमरे में सो रहे हैं, बगल में एक टेबल रखा है, उस पर चाय रखी हुई है और फ्रेंडली सब बातें और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, कुछ इस तरीके का दृश्य देख रहे हैं रात को सोते समय। Asleep in working Glasgow, asleep in Wells at Edinburgh, sleep in Granite, Aberdeen. They continue their dreams and shall wake soon and long for letters, but none will hear the postman's knock without a quickening of the heart. फॉर हु कैन बेयर टू फील हिमसेल्फ फॉरगेटन। कह रहा है कि देखो ग्लासगो में भी लोग सोए हुए हैं जब ये ग्लासगो से होकर गुजरती है। स्लीप इन वेल सेट एडिनबर्ग, एडिनबर्ग एक बहुत ही वेल सेट शहर, अच्छा शहर है, बहुत बढ़िया, स्कॉटलैंड में है। स्लीप इन ग्रेनाइट अबरडीन, अबरडीन जो जगह है ये नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड का एक शहर है, वहाँ पर भी लोग रात में सोए हुए हैं। एंड दे कंटिन्यू देयर ड्रीम्स, और रात में अभी भी क्या कर रहे हैं, दे आर स्टिल ड्रीमिंग, अभी भी सपनों में खोए हुए हैं, बड़ी मीठी नींद में सोए हुए हैं। अब क्या है कि थोड़ी देर बाद जब सुबह लगभग होने वाली है, लोग अब उठेंगे थोड़ी देर बाद, और पोइट क्या बोल रहा है, दे शैल अवेक सून एंड लॉन्ग फॉर लेटर्स। जब वो जगेंगे तो सब द फर्स्ट थिंग दैट दे विल थिंक अबाउट इज द लेटर्स, एंड नन विल हियर द पोस्टमैन्स नॉक विदाउट द क्विकनिंग ऑफ द हार्ट। और वो सभी लोग चूंकि बड़ा ही ईगरली उसका वेट कर रहे हैं कि तो जो सबसे पहले जो लोग उठे हैं तो क्या सुनना चाहते हैं बेसिकली, दे आर वेरी ईगर टू हियर द नॉकिंग ऑफ द पोस्टमैन ऑन देयर डोर बिकॉज दे आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द लेटर्स वेरी ईगरली। दीज 3-4 लाइन्स दे एक्चुअली ट्राई, दे पॉइंट आउट दैट human beings, they actually need to remain connected with the other people. No one in this world want to remain in a state of isolation, and people in this world do not want to be forgotten. They actually want the people should remember them for their deeds, for what they are, so that it is therefore very important for them to write a letter to their relatives and to their friends and to their parents, whosoever it is, and they also want to receive the letters. So everyone in this world is longing for some kind of connectivity because of the lack of इंटरनेट मीडिया और ये सब चीज़ें उस टाइम पर चूंकि नहीं होती थी, तो इसलिए लोग बहुत ईगरली उनको वेट कर रहे हैं, और ऐसा वेट कर रहे हैं कि भाई कोई पोस्टमैन आएगा सुबह सुबह दरवाजे पर उनको नॉक करेगा, तो ऑब्वियसली ये इस बात का इंडिकेशन होगा कि उनके लिए कोई लेटर आया। अब लास्ट लाइन है, फॉर हु कैन बेयर टू फील हिमसेल्फ फॉरगेटन। इस दुनिया में कौन अपने आप को चाहता है कि लोग उनको भूल जाएं, और इसके लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क का मतलब ये नहीं है कि ये बेसिकली कोई क्वेश्चन पोइट पूछ रहा है, ये एक पोइटिक डिवाइस है, इसको बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। तो इस लाइन का मतलब है दैट नो वन इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ आइसोलेशन, एंड पीपल एक्चुअली दे वांट टू रिमेन कनेक्टेड विद अदर्स, एंड दे डू नॉट वांट to be forgotten by the other people.
तो कुल मिला के इस पोएम का ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था। ये लाइन एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आपको कोई सुझाव या कोई कमेंट है तो मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप किसी और कंटेंट पर चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे साथ अपनी जो राय है वो शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी और बच्चों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ, तो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।